जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे महासंग्राम सीरीज का पार्ट 7 हम लोग देखेंगे। महासंग्राम सीरीज का हम लोग आज यहाँ पे पार्ट नंबर 7 हम लोग देखेंगे, जो कि इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जीके जीएस के। तो इसको आप लोग चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का हम लोग आज पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे पहला यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलता है, जो कि इसमें बिल्कुल सही है। पहला यहाँ पे दैवीय शक्ति तैत्तिरीय ग्रंथ से मिलता है, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे तीसरा यहाँ पे दिया गया है कि आरण्यक में वैदिक कर्म कांडों की निंदा की गई है, जो कि बिल्कुल सही है। इस प्रकार हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 सत्य हैं। केवल 2 और 3 सत्य हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 2 नंबर प्रश्न की, मौर्य काल में महामात्याप सर्प किस विभाग से संबंधित था। यानी यहाँ पे मौर्य काल में महामात्याप सर्प किस विभाग से संबंधित था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे गुप्तचर विभाग से संबंधित है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में कुषाण शक्ति का यहाँ पे संस्थापक हम लोग यहाँ पे बिम्ब कटफिसेस को मानते हैं। बिम्ब कटफिसेस। और कुषाण वंश के संस्थापक यहाँ पे थे कुजुल कटफिसेस, लेकिन कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक हम लोग बिम्ब कटफिसेस को मानते हैं। और कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक यहाँ पे कनिष्क थे। और कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वो वासुदेव थे। कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 4 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन सी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी यहाँ पे उज्जैनी थी। और इनकी पहली राजधानी यहाँ पे पाटलिपुत्र थी। पहली राजधानी यहाँ पे पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी यहाँ पे उज्जैनी थी। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला यहाँ पे दिया गया है कि कलहन हर्ष का आश्रित कवि था। कलहन और जो हर्षवर्धन थे उनके आश्रित कवि थे। निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध है। तो हर्ष किस वंश से संबंधित थे, इसको हम लोगों को बताना है। तो हर्ष यहाँ पे लोहार वंश से संबंधित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहार वंश से संबंधित है। और कलहन के द्वारा ही राजतरंगिणी लिखा गया, जिसमें पहले 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और चौथा से लेकर छठे तक कारकोट और उत्पल वंश के उल्लेख मिलता है। और 7वें और 8वें में लोहार वंश का इतिहास है। कलहन के द्वारा जो राजतरंगिणी लिखा गया था, उसमें पहला से लेकर तीसरा तक यहाँ पे राजतरंगिणी में जो कश्मीर का इतिहास है उसका वर्णन किया गया है। और यहाँ पे चौथा से लेकर छठे तरंग में चौथे तरंग में कलहन के द्वारा यहाँ पे कारकोट और उत्पल वंश का उल्लेख मिलता है।
जबकि 7वें और 8वें तरंग में लोहार वंश का इतिहास माना जाता है और इसमें लोहार वंश के जो संस्थापक थे वे संग्राम राज थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 6 नंबर प्रश्न है कि सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम यहाँ पे इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, जबकि दूसरी बार इस प्रथा की शुरुआत यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया, जो कि तुगलक वंश के शासक थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहली बार तो यहाँ पे इल्तुतमिश के द्वारा किया गया और दूसरी बार इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा था। तो भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय, यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने प्रथम पराजय का सामना कब करना पड़ा था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1778 में इसको मिला था। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं और एक एक्स्ट्रा जो फैक्ट है इसमें कि मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत की और मुल्तान पर आक्रमण कर इसे अपने अधीन कर लिया 1175 में। लेकिन मुल्तान से आगे बढ़ते हुए सॉरी यहाँ पे मिस हो गया है, यहाँ पे होगा 11 होगा, यहाँ पे 1178 होना चाहिए, यहाँ पे 1178 होगा, सॉरी इसके लिए। 1178 में इसने पाटन के यानी गुजरात में जो पाटन है उस पर चढ़ाई की, लेकिन उस समय गुजरात के शासक यहाँ पे भीम द्वितीय थे और भीम द्वितीय के द्वारा ही इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और भारत में मोहम्मद गौरी की यह पहली पराजय थी। 1178 में गुजरात मुल्तान को जीतकर जब वो मोहम्मद गौरी आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पे गुजरात के पाटन में गुजरात के शासक जो कि भीम द्वितीय थे उनसे इनकी लड़ाई हुई और इसमें ये पराजित हुए और ये भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय थी 1178 में। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 8 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि खामनौर का युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो इसको हम लोग देख रहे थे, खामनौर का युद्ध कब हुआ था। तो खामनौर का युद्ध यहाँ पे 1576 ईस्वी में हुआ था, 1576 ईस्वी में। और यहाँ पे ये कोई दूसरा युद्ध नहीं था, ये यहाँ पे हल्दी घाटी का ही युद्ध था। इसे ही अबुल फजल के अनुसार ही हल्दी घाटी के युद्ध को ही खामनौर का युद्ध कहा जाता है और यह 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुए और हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खां और मान सिंह के द्वारा किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जबकि महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खां सुर एवं भीलों की संयुक्त सेना ने नेतृत्व किया था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 9 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में ये प्रस्ताव पारित किया गया, जो कि यहाँ पे कांग्रेस का जो 8 अगस्त 1942 में जो मुंबई के ग्वालियर टैंक में अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया और इसमें गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का नेता घोषित किया गया। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन का ये प्रस्ताव जो पारित किया गया था, ये क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी के द्वारा ये भारत छोड़ो प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 10 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे।
निम्न में से कौन गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी दाजी कृष्ण पंडित। दाजी कृष्ण पंडित ये थे। इसके बारे में हम लोग देखते हैं तो खोंड विद्रोह उड़ीसा में हुआ था और उड़ीसा एवं बंगाल के क्षेत्र में फैला था। यह ब्रिटिश सरकार के विद्रोह, यहाँ पे खोंड विद्रोह, और खोंड विद्रोह का ये जो नेतृत्व करता थे ये चक्र बिसोई थे। खोंड विद्रोह जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, तो ये इसका नेतृत्व करता चक्र बिसोई थे। और कोल विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वे झारखंड में ये हुआ था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर के पहाड़ क्षेत्र में, और ये 1831 से 31-32 में हुआ था कोल विद्रोह, और इसके नेता थे बुद्धो भगत इसके नेता थे। जबकि गोमधर कुंवर यहाँ पे अहोम विद्रोह जो कि असम के क्षेत्र में हुआ था, अहोम विद्रोह उसके नेतृत्वकर्ता यहाँ पे गोमधर कुंवर थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि वर्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रारूपकर्ता थे। वर्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रारूपकर्ता कौन थे? तो इसके प्रारूपकर्ता यहाँ पे महात्मा गांधी थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे इस योजना का प्रारूप जो तैयार किया था ये जाकिर हुसैन के द्वारा ये तैयार किया गया। वर्धा शिक्षा योजना ये जाकिर हुसैन के द्वारा ही तैयार किया गया था। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला यहाँ पे प्रश्न हम देखते हैं। अगला यहाँ पे 12 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। तो 12 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे 12 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। कुप्रशासन के आधार पर किसके द्वारा मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ये किया गया। और कुप्रशासन के आधार पर ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ये किया गया। जबकि लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पे हड़प नीति, राज्य हड़प नीति के लिए ये विख्यात थे, और इन्होंने जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट पर अवध को कुप्रशासन के आरोप में यहाँ पे अंग्रेजी साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। और यहाँ पे एलन बरो ने 1843 में सिंध विजय, और इसके समय से ही रविवार की छुट्टी को यहाँ पे मान्यता मिली। और यहाँ पे लॉर्ड ऑकलैंड यहाँ पे इसके शासनकाल में शेर शाह सूरी के द्वारा जो जीटी रोड का निर्माण किया गया था उसका मरम्मत इसके काल में कराया गया। और इसी के शासनकाल में, इसी के टाइम पीरियड में यहाँ पे भारतीय को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की अनुमति दी गई लॉर्ड ऑकलैंड के। तो इसका इस प्रश्न का हो जाएगा 12 नंबर का आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा मैसूर, कुर्ग और कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा अशोक मेहता के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। और 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, जैसे वीडी सावरकर के द्वारा यहाँ पे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया, और यहाँ पे सर सैयद अहमद खान के द्वारा द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट पुस्तक सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया। और आरसी मजमूदार के द्वारा द सिपाही म्यूटिनी एवं रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा गया, आरसी मजमूदार के द्वारा। एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कि वीडी सावरकर के द्वारा द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस लिखा गया, और सैयद अहमद खान के द्वारा यहाँ पे द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक लिखा गया, और आरसी मजमूदार के द्वारा द सिपाही म्यूटिनी एवं रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा गया। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे 14 नंबर हम प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे 14 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि काकोरी कांड में अभियुक्तों
के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो काकोरी कांड में जो अभियुक्तों के बचाव हेतु जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया था इसका अध्यक्ष। तो काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया। इस कांड में पंडित जगत नारायण मुल्ला ब्रिटिश सरकार के तरफ से लोक अभियोजक के रूप में कार्य कर रहे थे और इसमें मोहनलाल सक्सेना और आर एम बहादुर जी इस बचाव समिति के सदस्य थे। काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक बचाव समिति का गठन किया गया था और इस केस में यहाँ पे मोहनलाल सक्सेना और आर एम बहादुर जी यहाँ पे इस बचाव समिति के सदस्य थे, जबकि जगत नारायण मुल्ला यहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो लोक अभियोजक के रूप में इन्हें चुना गया था इस कांड के दौरान। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे 15 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। तो 15 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन है, यानी कौन गलत है, इसको हम लोग को चुनना है, कौन गलत है इसको आपको बताना है। तो इसका देख लेते हैं। तो इसका यहाँ पे पहला दिया गया है कि इसमें पहला यहाँ पे दिया गया है कि स्वदेश मित्रम के संस्थापक स्वदेश मित्रम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये इसमें दिया गया है दादा भाई नौरोजी, जो कि बिल्कुल गलत है। यही यहाँ पे गलत असत्य है या गलत है। ये पुस्तक या समाचार पत्र के जो संस्थापक थे ये जीएस अय्यर थे। ये जीएस यहाँ पे देख लेते हैं, ये गलत है, जबकि यहाँ पे होंगे जीएस अय्यर के द्वारा ये लिखा गया था। और आगे हम लोग देख लेते हैं ट्रिब्यून यहाँ पे दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा लिखा गया समाचार पत्र था। हिंदू यहाँ पे जीएस अय्यर और वीर राघवाचारी के द्वारा लिखा गया और समाचार दर्पण यहाँ पे विलियम कैरे के द्वारा ये लिखा गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 16 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे 16 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 16 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? कुडप्पा यानी चट्टानों के जो विकास क्रम थे उसमें कुडप्पा का नाम आता है। तो हम लोग पहले चट्टानों का जो विकास क्रम है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो 5 प्रकार के ये चट्टानों का विकास हुआ है। पहले हुआ है आर्कियन, पहले यहाँ पे आर्कियन, उसके बाद यहाँ पे धारवार, उसके बाद धारवार प्रकार की चट्टानों का विकास हुआ। उसके बाद कुडप्पा प्रकार के चट्टानों का विकास हुआ। उसके बाद यहाँ पे कुडप्पा के बाद यहाँ पे विंध्यन प्रकार की चट्टानों का विकास हुआ, विंध्यन। और इसके बाद सबसे बाद में यहाँ पे गोंडवाना लैंड का विकास हुआ, सबसे बाद में गोंडवाना लैंड का विकास हुआ। इस क्रम को आप लोग याद रखिएगा। और इसी तरह यहाँ पे जो कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार यहाँ पे किस राज्य में पाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक इसका विस्तार पाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि मेलोसिस बेसिन अवस्थित है। तो यहाँ पे मेलोसिस बेसिन कहाँ स्थित है? तो मेलेसिस बेसिन यहाँ पे मिजोरम राज्य में स्थित है। और मिजोरम राज्य में मेलोसिस बेसिन को मिजोरम को मेलोसिस बेसिन कहा जाता है और यह कोमल एवं असंगठित चट्टानों से निर्मित है। यहाँ पे मिजोरम जो है इसे मेलोसिस बेसिन कहा जाता है और ये कोमल एवं असंगठित चट्टानों के द्वारा निर्मित है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो अगला यहाँ पे दिया गया है 18 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। तो 18 नंबर यहाँ पे प्रश्न हम लोगों का दिया गया है कि खारदुगला दर्रा अवस्थित है। खारदुगला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख में ये खारदुगला दर्रा स्थित है। और लद्दाख में जो दर्रा है उसके बारे में हम लोग बोल देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि काराकोरम है, यहाँ पे चांगला है, खारदुगला है, ये है। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो है यहाँ पे बुर्जिल दर्रा है जम्मू कश्मीर में।
और यहाँ पे हम लोग देखते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में यहाँ पे माना है, नीति है, लिपुलेख है, मोलिंगला है, ये सभी उत्तराखंड में है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और 19 नंबर यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 19 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कौन सा गलत है, इसमें इसको हम लोगों को बताना है, कौन सा इसमें गलत सुमेलित है। यहाँ पे पहला यहाँ पे दिया गया है कि नारायण सरोवर, तो ये गुजरात राज्य में है, जो कि बिल्कुल सही है। और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे पाला जो दिया है मिजोरम में, जो कि बिल्कुल सही है। और यहाँ पे तीसरा दिया है काकरिया जो कि ये गुजरात में पड़ता है, काकरिया झील। पाला झील यहाँ पे मिजोरम में पड़ता है, काकरिया झील यहाँ पे असम नहीं होगा, ये गुजरात में पड़ता है, ये गुजरात राज्य में ये काकरिया झील मिलता है। उमियम झील ये मेघालय मिलता है। इस तरह हम लोगों का गलत कौन सम्मिलित है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, काकरिया झील यहाँ पे गुजरात में है, जबकि इसमें दिया गया है असम, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 20 नंबर यहाँ पे प्रश्न हम लोगों का यहाँ पे दिया गया है कि 20 नंबर हम लोगों का यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कोपेन के जलवायु का आधार है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? जो कोपेन एक वैज्ञानिक थे, उनके जलवायु के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्षा एवं तापमान इनका आधार इन्होंने बनाया था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और यहाँ पे 21 नंबर यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा 21 नंबर का ऑप्शन बी, यूकेलिप्टस को कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला यहाँ पे 22 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि 22 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? तो इसका हो जाएगा लघु सिंचाई परियोजना के द्वारा ही भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 23 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? यानी किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है? सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले सबसे अधिक राज्य कौन है? तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे 23 नंबर का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रतिशत है, जो कि 90% के आसपास है। यहाँ पे 90% है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, 90%। और यहाँ पे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, उसके इससे कम यहाँ पे होगा, इससे कम यहाँ पे हो जाएगा बिहार का, इससे कम यहाँ पे बिहार हो जाएगा, और इससे भी कम यहाँ पे असम हो जाएगा, इससे कम यहाँ पे असम हो जाएगा। ये आप लोग 3 याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि वंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वंसदा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे गुजरात राज्य में स्थित है, इसको भी आप लोग याद रखिए। अगला यहाँ पे 25 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करती है? लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये मिजोरम राज्य में निवास करती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे 26 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 26 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि गणगौर लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गणगौर लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है गणगौर का। आगे यहाँ पे 27 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है। तो सुरमा घाटी तेल क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये असम राज्य में अवस्थित है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे 28 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि चुटक परियोजना किस नदी पर है? चुटक परियोजना किस नदी पर है? तो चुटक परियोजना यहाँ पे सुरु नदी पर अवस्थित है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला यहाँ पे 29 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं।
29 नंबर यहाँ पे प्रश्न हम लोगों का दिया गया है कि पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है यानी गलत है। कौन सा विकल्प यहाँ पे गलत है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया गया है संवहन तरंग। संवहन तरंग का सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पे होम्स के द्वारा जो दिया गया, जो कि बिल्कुल सही है, टी.आर. होम्स के द्वारा दिया गया। और यहाँ पे महाद्वीपीय फिसलन ये डेली के द्वारा यहाँ पे दिया गया, जो कि बिल्कुल सही है। और यहाँ पे महाद्वीपीय विस्थापन जो कि जोली, इसके द्वारा नहीं, ये वेगनर साहब के द्वारा वेगनर साहब के द्वारा ये दिया गया, जो कि बिल्कुल ये गलत है। यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे तापीय संकुचन का सिद्धांत यहाँ पे जेफ्रीज के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पे जो जोली वैज्ञानिक है, इनके द्वारा रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत दिया गया, जो कि जोली वैज्ञानिक के द्वारा या भूगोलवेत्ता के द्वारा ये दिया गया। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला यहाँ पे 30 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। तो 30 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है? मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है? तो मोजाम्बिक जलधारा यहाँ पे हिंद महासागर की है। और इसमें हिंद महासागर की ये गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक जलधारा हिंद महासागर की गर्म यानी हॉट करेंट है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे 31 नंबर यहाँ पे प्रश्न हम लोगों का दिया गया है कि संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में व्यवस्था की गई? संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा की गई? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। यहाँ पे 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की जाएगी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 32 नंबर प्रश्न, जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो 32 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें दिया गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। किस संविधान से हम लोगों ने यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है? तो ये जापान के संविधान से हम लोगों ने एडॉप्ट किया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला यहाँ पे 33 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 33 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में सजाना है। तो यहाँ पे इसमें देख लेते हैं कौन बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहले नागालैंड की स्थापना हुई 1963 में। इसके बाद यहाँ पे मेघालय की स्थापना हुई 1972 में। यहाँ पे नागालैंड 1963, जबकि मेघालय यहाँ पे 1972 में इसकी स्थापना हुई मेघालय की। इसके बाद यहाँ पे सिक्किम की स्थापना हुई, जो कि इसके बाद यहाँ पे सिक्किम की जो स्थापना हुई, वो यहाँ पे सिक्किम की स्थापना 1975 में की गई। सिक्किम की स्थापना यहाँ पे 1975 में हुई। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, जो कि इसकी स्थापना 1987 में की गई। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में की गई। तो यही इसमें कालक्रम में ये सही है राज्यों के स्थापना के। तो इसका हो जाएगा इस तरह, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे 24 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि 34 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्ति को नहीं? ये किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी, यानी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963 में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि परमादेश यानी मैंडेमस परमादेश रिट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है?
किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है। तो इसका हो जाएगा ये निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगा, राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं होगा, ये राज्यपाल के खिलाफ, यानी इनमें से सभी के खिलाफ ये जारी नहीं किया जा सकता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और यहाँ पे 36 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है। भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे उद्देशिका दिया गया ऑप्शन ए। आगे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। आगे हम लोगों का यहाँ पे ऑप्शन है, हाँ, आगे हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पे ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तीसरा है मूल कर्तव्य में, चौथा है मूल अधिकार में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे 37 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं। तो यहाँ पे 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे 38 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष कौन रखता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष कौन रखता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा ये रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगला यहाँ पे 39 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि संसद को स्थगित करने का अधिकार है। संसद को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है। तो इसका हो जाएगा 39 का यहाँ पे पीठासीन अधिकारी के पास होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पीठासीन, यानी संसद को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पास होता है और संसद के सत्र का सत्रावसान या आहूत यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 40 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है, यानी अनुच्छेद 287 के द्वारा राज्य विधानमंडल क्या कर सकता है, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 287 के तहत यहाँ पे विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की जो शक्ति है ये राज्य विधानमंडल को यहाँ पे अनुच्छेद 287 के तहत यहाँ पे दिया गया है। आगे और यहाँ पे दिया गया है 200। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे हम लोगों का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 41 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि 41 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थानी यहाँ पे भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, जबकि गुजराती है, कश्मीरी है, डोंगरी ये सभी शामिल हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं 42 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 42 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रपति शासन पहली बार में कितनी अवधि का होता है, यानी राष्ट्रपति शासन पहली बार में कितनी अवधि का होता है। तो ये 1 माह की अवधि के लिए होता है, परंतु दोनों सदनों के अनुमोदन से प्रत्येक 6 माह और इसे अनिश्चित काल तक, इसे प्रत्येक 6 माह तक, यानी दोनों सदनों के द्वारा जो अनुमोदन होगा उसके बाद इसे 6 माह तथा अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक ये राष्ट्रपति शासन अधिकतम यानी मैक्सिमम यहाँ पे 3 वर्ष तक ही रह सकता है। ये इसको भी आप लोग याद रखिएगा, हर 6 महीने पर अनुमोदन करके अधिकतम 3 वर्ष तक ये लागू रह सकता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे 43 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे 43 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पे किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% का स्थान आरक्षित किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है, इसी संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया।
आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे 44 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक निकाय नहीं है, यानी संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन अधिकरण ये सांविधिक निकाय नहीं है, यानी जो संविधानेतर निकाय नहीं है। और यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक ये सांविधिक निकाय है, यानी ये। और यहाँ पे जो कि इन तीनों का यहाँ पे जो कि संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, जबकि यहाँ पे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण इसका संविधान में अनुच्छेद यहाँ पे आर्टिकल 323 के ए में इसकी चर्चा किया गया है, जो कि एक संवैधानिक निकाय है यहाँ पे ये। तो इसी तरह इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जबकि ये तीनों का यहाँ पे संविधान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया, इसलिए ये सांविधिक निकाय है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला यहाँ पे 45 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे 45 नंबर यहाँ पे प्रश्न हम लोगों का दिया गया है 45 नंबर की राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा मनोनीत होते हैं। तो राज्य विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा मनोनीत होते हैं कितने सदस्य? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी, यानी 1/6 सदस्यों का मनोनयन यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा ये किया जाता है राज्य विधान परिषद के लिए। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे 46 नंबर हम लोग का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि जो कि एक साइंस से रिलेटेड प्रश्न है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति का भार में क्या परिवर्तन होगा? जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा? तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं, ये नो चेंज, यानी एक अपरिवर्तित रहेगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। 47 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। 47 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है? यानी प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है? तो ये हुक का नियम है, इसे हुक का नियम ही कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे 48 नंबर हम लोगों का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। 48 नंबर यहाँ पे प्रश्न हम लोग का है कि तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, यानी तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है किसके द्वारा? तो ये तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व यहाँ पे हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जबकि वायुमंडल की आर्द्रता हम लोग हाइग्रोमीटर से मापते हैं और वायुमंडलीय दाब हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला यहाँ पे 49 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे चाल घट जाती है, बी में दिया गया कि चाल अपरिवर्तित रहती है। आगे हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। आगे यहाँ पे दिया गया है कि आगे यहाँ पे दिया गया कि चाल पहले बढ़ती है फिर घटती है। नहीं, ये चाल ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और अगला यहाँ पे 50 नंबर यहाँ पे प्रश्न है, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और जो भी इस चैनल पे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। और इसी तरह हम लोग आपके लिए ये हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि जीके जीएस जिस एग्ज़ाम में आती है उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। जल्द ही हम लोग यहाँ पे रीजनिंग और मैथ का यहाँ पे क्लास स्टार्ट करेंगे।
तो वो भी हम लोग देखेंगे, जो कि अलग टीचर आएंगे वो यहाँ पे अपना देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।